हेलो हेलो सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, राम राम सभी को, राधे राधे। आ जाइए, हम अपना आगे का सेशन स्टार्ट करते हैं। पॉलिटी में हमने कहाँ तक कर लिया था, तो हमने आर्टिकल नंबर 12 तक कर लिया था। राज्य की परिभाषा थी, अब हम थोड़ी उसमें ये जान लेंगे कि हमारा राज्य के अंतर्गत आता कौन कौन है। ठीक है, तो आइए हेडिंग लगाइए, राज्य। राज्य अन्य प्राधिकरण करके डाल दीजिए। ठीक है, उसी आर्टिकल नंबर 12 के नीचे आपको लिखना है, तो अन्य प्राधिकरण। अन्य प्राधिकरण क्या हो जाएगा? ONGC, भेल, NTPC, क्या है? ONGC, NTPC और भेल। क्या हो जाएगा? भेल। फिर अगला हो जाएगा झेल। ठीक, फिर अगला क्या हो जाएगा? LIC। फिर हो जाएगा आ गया हमारा सेल। ये हो गया, ये हमारे हो गया क्या? अन्य प्राधिकरण। ठीक, ये हमारे सब इसी में आते हैं। किस में आते हैं? तो ये सब राज्य की परिभाषा में आते हैं। और हमारा लेकिन वो जो NCERT है वो भी आएगा। क्या आएगा? NCERT आते हैं ना, NCERT। तो ये भी हमारा क्या है? ये भी राज्य है हमारा, ये भी राज्य की परिभाषा में आता है, सारे राज्य। लेकिन एक हमारा BCCI है, BCCI। तो ये हमारा क्या है? ये राज्य नहीं है, राज्य नहीं है। जैसे हमें 4 ऑप्शन दे दिया और उसमें से BCCI लिख दिया, तो उसमें से पूछा इसमें से कौन सा राज्य नहीं है, तो हमारा क्या है? BCCI राज्य नहीं है। मैं सीधा सीधा से डिफिनीशन बता देती हूँ। जिस चीज़ में सरकार का पैसा या सरकार की वस्तुएं का उपभोग या उपयोग किया गया हो, तो वह क्या है? राज्य है। और जिसमें सरकार की चीज़ें नहीं है, जो प्राइवेट सेक्टर की हैं, तो वो हमारा क्या है? वो हमारा राज्य नहीं है। सीधे सीधे जिसमें सरकार की चीज़ें हों वो राज्य है, जिसमें सरकार की चीज़ें नहीं है तो वो राज्य नहीं है। तो BCCI हमारा राज्य नहीं है। ये हो गया हमारा कुछ उसमें राज्य पे छूट रहा था, राज्य की परिभाषा पे। अब आप लगाइए आर्टिकल नंबर 13। आर्टिकल नंबर 13 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 13 हमारा कि वह राज्य किसी ऐसी विधि का निर्माण नहीं करेगा। मतलब कि राज्य किसी ऐसी विधि का निर्माण नहीं करेगा, राज्य किसी ऐसी विधि का निर्माण नहीं करेगा जो क्या है कि राज्य जो मौलिक अधिकारों के विरुद्ध हो। कोष्टक में लिख दीजिए, जो मौलिक अधिकारों के विरुद्ध हो। मौलिक अधिकारों के विरुद्ध हो, जो मौलिक अधिकारों के विरुद्ध हो। ठीक, जैसे अल्पीकरण करना, शमन करना, अल्पीकरण करना, शमन करना, कम करना, इस कोई चीज़ें नहीं होनी चाहिए राज्य को। ना तो वो अल्पीकरण कर सकते, ना शमन कर सकते, ना कम कर सकते। तो ये है आर्टिकल हमारा 13, मतलब राज्य के विरुद्ध कार्य नहीं होगा। अब हमारा आर्टिकल 13 का ए। आर्टिकल 13 का ए क्या कहता है? इसी में लगा लीजिए आर्टिकल 13 का ए। आर्टिकल 13 का क्या कहता है? संविधान से पूर्व, कह रहा है कि संविधान से पूर्व संविधान से पूर्व
जैसे CRPC, जैसे CRPC, कॉमा IPC इन्हें न्यायिक प्रोलोकन में रद्द कर देगा। लिख लीजिए, इन्हें न्यायिक पूर्वावलोकन में रद्द किया जा सकता है। इन्हें पूर्वावलोकन में रद्द किया जा सकता है। ठीक है, कह रहा है कि संविधान से पूर्व अगर ये सब होंगे और उनमें राज्य के अगर विधि का कोई मौलिक अधिकारों के विरुद्ध होगा तो उनको सबको रद्द किया जा सकता है। इसी तरह हमारा आर्टिकल 13 का बी, आर्टिकल 13 का बी, वो क्या कहता है? वो कह रहा है संविधान लागू होने के बाद की विधि, संविधान लागू होने की बाद की विधि, संविधान लागू होने की बाद की विधि, संविधान लागू होने की बाद की विधि जो भी मौलिक अधिकार मतलब फंडामेंटल राइट्स, ठीक, के विरुद्ध होगी, के विरुद्ध होगी तो न्यायिक पूर्वावलोकन द्वारा रद्द किया जा सकता है। न्यायिक पूर्वावलोकन द्वारा रद्द किया जा सकता है। न्यायिक पूर्वावलोकन द्वारा रद्द किया जा सकता है। ठीक, अगला हमारा आर्टिकल 13 का सी, आर्टिकल 13 का सी क्या कहता है? आर्टिकल 13 का सी ये कहता है विधि की परिभाषा। इसमें क्या है? विधि की परिभाषा। विधि की परिभाषा, विधि की परिभाषा। तो ये आर्टिकल हमारा 13 का सी, विधि की परिभाषा। ठीक है, विधि की परिभाषा में देख लेते हैं किसकी किसकी परिभाषा आती है। तो जैसे कानून, नियम, उपनियम, अध्यादेश, अधिसूचना, प्रथाएं, इन सब की आती है। ठीक है, इनकी परिभाषा आती है। तो लिख लीजिए इसके अंदर कानून, नियम, ठीक, कानून, नियम, उपनियम, अध्यादेश, उपनियम, अध्यादेश। ठीक, अगला है अधिसूचना, प्रथा, अधिसूचना, प्रथाएं, ये इन सब की परिभाषा इसी में आती है। ठीक, अब अगला देख लेते हैं हम। अगला है हमारा आर्टिकल 13 का डी, 13 का डी देखते हैं। 13 का डी देखने से पहले हम एक नोट डाल लीजिए, आप नोट लगाइए, नोट लगा के थोड़ी एक फैक्ट लिख लीजिए न्यायिक पूर्वावलोकन के बारे में। देखिए, अगर कोई भी ऐसा विधि की परिभाषा में फंडामेंटल अगर राइट्स का हनन होगा तो उसे न्यायिक पूर्वावलोकन द्वारा उसे रद्द किया जा सकता है। तो बस लिख लीजिए एक लाइन, वही हमारा कि न्यायपालिका द्वारा, न्यायपालिका पूर्वावलोकन द्वारा, न्यायपालिका न्यायिक पूर्वावलोकन द्वारा
के माध्यम से न्यायिक पूर्वावलोकन के माध्यम से किसी भी कोष्टक में लिख लीजिए फंडामेंटल राइट्स, ठीक, फंडामेंटल राइट्स समझने के लिए विधि रद्द कर सकता है। विधि रद्द कर सकता है, ठीक, ये हो गया। अब हम अपने आर्टिकल नंबर 13 के डी में चलते हैं। देखिए आपने कभी इनका इतना एक्सप्लेनेशन से नहीं पढ़ा होगा, लेकिन मैं कुछ छोड़ूंगी नहीं। आप यहाँ तक लेके स्टेट एग्ज़ाम तक लेके अच्छे से अच्छे लेवल का एग्ज़ाम दे सकते हैं। हम कंटेंट हमारा इतना अच्छा है, ठीक है। अब देख लीजिए कुछ संविधान संशोधन है इसी के माध्यम के, ठीक। तो ये सब पूछता है बड़े एग्ज़ामों में, तो थोड़ा लगा लीजिए हेडिंग संविधान संशोधन संविधान संशोधन संविधान संशोधन का संशोधन का संशोधन, ठीक। देखो सबसे पहले हमारा एक आया था वाद शंकरी प्रसाद 1951 में। तो उसने कहा था कि जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया वह विधि की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है। ऐसे ही हमारा दूसरा केस आया केस सज्जन सिंह वाद 1965 में आया। 1965 में आया, उसने भी संशोधन की जो प्रक्रिया है उसे भी नहीं माना कि ये क्या है कि ये विधि की परिभाषा के अंतर्गत आता है। फिर एक गोलकनाथ 1967 में वाद आया, उसमें कहा गया कि नहीं, संविधान संशोधन की जो हमारी प्रक्रिया है वो विधि के परिभाषा के अंतर्गत आती है। लेकिन फाइनल जो डिसीजन हुआ 24वां हमारा संविधान संशोधन 1971 में हुआ, वो है उसमें 13वां आर्टिकल मतलब 13वें का डी आर्टिकल जोड़ के कह दिया गया कि संविधान जो संशोधन की प्रक्रिया है वह विधि की परिभाषा में नहीं आएगा। ये हमारा फाइनल डिसीजन हो गया। तो आप बस बड़ा बड़ा इसमें लिख लीजिए कि कब कब ये वाद आए। तो सबसे पहला हमारा वाद कौन सा था? शंकरी प्रसाद वाद। कौन सा था? शंकरी प्रसाद वाद। शंकरी प्रसाद वाद कब आया? तो 1951 में सबसे पहले। और हमारा संविधान संशोधन सबसे पहले कब? 1951 में ही हुआ था, तो तभी ये बात लाया गया था। तो ये कह रहा है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया इसमें नहीं आएगी, विधि की परिभाषा में नहीं आएगी। तो लिख लीजिए इसने क्या कहा, विधि की परिभाषा में नहीं आएगा, विधि की परिभाषा में नहीं आएगा। दूसरा कौन सा था हमारा? सज्जन सिंह। कौन सा था? सज्जन सिंह वाद था। सज्जन सिंह वाद कब आया? तो ये 1900 कब आया? 1965 में। 1965 में आया। और इसने भी कहा कि विधि की परिभाषा में नहीं आएगा, संविधान संशोधन विधि की परिभाषा में नहीं आएगा, परिभाषा में नहीं आएगा। ठीक। तीसरा केस कौन सा आया हमारा? गोलकनाथ। कौन सा? गोलकनाथ वाद। गोलकनाथ वाद कब आया? तो 1967 में। 1967 में आया और इसने माना कि विधि की परिभाषा मतलब संशोधन की जो
प्रक्रिया है वो विधि की परिभाषा में आएगा, विधि की परिभाषा में आएगा। ठीक, लेकिन फाइनल डिसीजन यही हुआ कि नहीं आएगा। ये हमारे 3 वाद थे इसमें। अब इसी बात से हमारा अगला तेरे का डी आर्टिकल जुड़ेगा, इसलिए हम इनको पढ़ रहे हैं। तो फाइनली हमारा 24वां संविधान संशोधन हुआ, 24वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन 1971 में आया और इसमें कहा गया क्या कि आर्टिकल 13 के डी में जोड़ दिया गया, इसे 13 के डी में जोड़ा गया। विधि की परिभाषा में आर्टिकल टी के डी में विधि की परिभाषा में नहीं आएगा, विधि की परिभाषा में नहीं आएगा। ठीक, फाइनल डिसीजन हो गया कि जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया वो विधि की परिभाषा में नहीं आएगा। तो इसी से हमारा 13 डी के आर्टिकल 13 का डी क्या है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया फाइनली विधि की परिभाषा में नहीं आएगा। तो ये हो गया हमारा आर्टिकल 13 कंप्लीट। फिर अब हम चलते हैं अपने आर्टिकल 14 में। 14 में क्या कहता है, इम्पॉर्टेंट चल रहे हैं ये आर्टिकल नंबर 14 क्या कह रहा है, कह रहा है कि विधि के समक्ष समानता, क्या है, विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष विधि के समक्ष समानता, ये है हमारा आर्टिकल 14 में। जो छोटे एग्जामों में आता है वो यही लिख के आता है। ठीक, लेकिन हम थोड़ी बड़े के एग्जामों के आधार पे देखो, समानता का अधिकार है। एक तो आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, तो समानता का अधिकार क्या, आर्टिकल समानता का अधिकार ये 14 से लेकर 18 तक है। कहाँ तक, आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक जितने आर्टिकल हैं समानता की बात करते हैं। भारत में कानून सभी के लिए समान होंगे। क्या कहता है ये कि जो भारत में कानून होंगे वो सभी के लिए क्या होंगे, समान होंगे। भारत में कानून सभी के लिए समान होंगे, सभी के लिए समान होंगे। ये हो गया हमारा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब देखिए, अब हम आर्टिकल अभी इसके आगे और पढ़ेंगे इसमें डिटेल से, ठीक है। इतना लिख लीजिए, फिर आगे जल्दी से चलते हैं हम। और जब नहीं लिख पाए तो आप वीडियो को पॉज करके लिख लिया करिए, नहीं तो फिर हमारा लेक्चर बड़ा हो जाएगा अगर हम आपका वेट करेंगे तो। एक सबसे पहले तो इसमें देखिए, हम विधि की समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण, इनके बारे में थोड़ी सी डिफरेंस जान लेते हैं। क्वेश्चन इनसे बनता है। तो देखो, ये समान जो है, भारत में जो सभी कानून होंगे सभी के लिए, सभी नागरिकों के लिए समान होंगे, कोई भी हो। लेकिन 2 व्यक्ति हैं, कौन, एक तो हमारे राष्ट्रपति और दूसरे हमारे राज्यपाल। इन 2 व्यक्तियों के लिए समान, ये समान क्या कहते हैं, समान समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता, ये नियम लागू नहीं होगा जब तक वो अपने पद पर रहेंगे। तो आर्टिकल हमारा 361 कहता है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए विधि का समक्ष समानता नहीं मिलेगी। ठीक, तो ये लिख लीजिए,
ये पूछने लगता है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इससे। लिख लिए। अपवाद है ये, अपवाद डाल के लिख लीजिएगा कि सभी को तो मिलती है, भारत के सभी नागरिकों को, केवल 2 लोगों को छोड़ के, राष्ट्रपति और राज्यपाल। राष्ट्रपति और राज्यपाल, राष्ट्रपति और राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान, कार्यकाल के दौरान विधि की समक्ष समानता नहीं मिलती। विधि के समक्ष समानता नहीं मिलती। समानता नहीं मिलती। ठीक, विधि की समझ समानता नहीं मिलती, ये हो गया। लिख लीजिए। मैंने अभी आपको बताया था कि आर्टिकल किसके अनुसार है, तो 361 के अनुसार। ठीक, आर्टिकल 361 के अनुसार इन्हें नहीं मिलती। अब मैंने अभी कहा था कि वो विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता, जो विधि के समक्ष समानता है, ठीक, विधियाँ सभी के लिए इसमें समान होती है, तो सब पता है आपको। ठीक, यह लिया गया है कहाँ से, तो ब्रिटेन से। यह ब्रिटेन से लिया गया। यह ब्रिटेन से लिया गया। यह ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक, और यह एक नकारात्मक सिद्धांत है। कैसा है, तो नकारात्मक सिद्धांत है। नकारात्मक सिद्धांत है। ठीक, ऐसे ही हमारा विधियों के समान संरक्षण, दूसरा हमारा विधियों के समान संरक्षण। विधियों के समान संरक्षण क्या कहता है, विधियों के समान संरक्षण। ये सबसे पहले तो एक सकारात्मक है, क्योंकि परिस्थिति के अनुसार चेंज हो जाता है। सकारात्मक वही होता है जो परिस्थिति के अनुसार चेंज हो जाए, जो जिस समय कंफर्टेबल हो वैसा ही न्याय किया जाए। तो लिख लीजिए, सकारात्मक भेदभाव मतलब सकारात्मक सिद्धांत है, और यह अमेरिका से लिया गया है। यह अमेरिका से लिया गया है। अमेरिका से लिया गया है। यह सकारात्मक सिद्धांत है। सकारात्मक सिद्धांत, ये सकारात्मक सिद्धांत है। ठीक है, मैंने बताया ना कि ये सकारात्मक क्यों है, क्योंकि ये परिस्थितियों के अनुसार चेंज हो जाता है। ठीक, अपनी जैसी परिस्थिति होगी उसी के अनुसार ये न्याय करेगा। तो ये हो गया हमारा विधि के समानता और विधि के समान संरक्षण, दोनों में अंतर मैंने आपको बता दिया। ठीक, अब हम अपना आर्टिकल 15 पे चलते हैं। ये हो गया हमारा 14 आर्टिकल कंप्लीट। इतना इसमें था। क्या आज के लिए इतना ही रखें। आर्टिकल 15 बहुत बड़ा है। ठीक है, आर्टिकल 15 बहुत बड़ा है, तो आर्टिकल 15 हम अपना कल देख लें। इसमें भी सब क्लास सेक्शन है। ठीक है, और ऐसे 16 भी, क्योंकि हम इनको सारे को डिटेल में जान रहे हैं। मैंने कहा ना कि आप स्टेट PCS का भी एग्ज़ाम इसी से क्वालिफाई कर सकती हैं। इतना डिटेलिंग में अपना कंटेंट लेके आ रही हूँ। तो ठीक है, आज के लिए हमारा इतना ही। ठीक है, वीडियो आपको पसंद आए
तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर एंड लाइक करिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।